Good morning, friend, and hope you all are fine. And today we are discuss the two important point that is related to psychology. First is cut-off marks of psychology, and second, what is the strategy for this subject for UP Higher Education Assistant Professor interview. ये सारे पॉइंट हम लोग कुछ लॉजिक के साथ समझेंगे और होप कि आपको ये समझ में भी आए और आप इसके अकॉर्डिंग कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आप उस डिसीजन को ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमारी डिस्कशन है वो कट ऑफ को लेकर के होगी और आफ्टर दैट हम इंटरव्यू के पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ये एक कंफ्यूजन रहती है क्योंकि ये क्लियर होने के बाद ही आप सेकेंड स्टेज यानी कि इंटरव्यू के बारे में कंसंट्रेट होकर के सोच सकते हैं। इसमें अगर मैं पॉइंट रखूं कि सबसे पहले क्या क्या बेस हो सकते हैं तो एक हमारे पास बेस है लास्ट ईयर की कट ऑफ को लेकर के हम बात कर सकते हैं। नॉट लास्ट ईयर, हम एक ऐसा एग्जांपल लेते जिसमें सीटें लगभग ठीक ठाक थी और अभी कैसी हैं। जैसे एक बार टोटल 41 सीटें थी और इस टाइम जो कट ऑफ गई थी वो 138.5 यानी अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 69.25 क्वेश्चन, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने करेक्ट पे कॉलिंग हुई थी। आप देख सकते हैं कि ये मार्क्स आपको काफी ज्यादा लग सकता है। अब थोड़ा सा हम इस बार से कंपेयर करते हैं जिसमें 66 सीटें हैं, इतनी सीट है और 5 टाइम कॉल होना है, यानी कि इसके बीच में अगर हम डिफरेंस को कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्स 100 जस्ट वेट करीब आप इसमें ले सकते हैं कि वेट इनके बीच का जो डिफरेंसेज है 25 है, यानी कि 100 जस्ट वेट 125 कैंडिडेट जो है ये एक्स्ट्रा कॉल किए जाएंगे। और अगर हम ये माने कि इस बार का भी पेपर इस पेपर की तरह एकदम इक्विवेलेंट है लेवल के मामले में, तो इस नंबर ऑफ क्वेश्चन से तो मेरिट डाउन जानी चाहिए। लेकिन थोड़े से और लॉजिक हम इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे 125 कैंडिडेट एक्स्ट्रा बुलाए जाएंगे। अभी हम हाईएस्ट का कैलकुलेशन करने वाले हैं तो थोड़ा डिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि इस सीट का हम 60% रिड्यूस कर देते हैं जो कि कैटेगरी के लिए है, SC ST OBC एंड EWS, एंड 40 ये हम जर्नल के लिए रखते हैं। और अगर हम इस सीट का 40% कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्स 50 कैंडिडेट यहाँ पर होंगे और 75 कैंडिडेट यहाँ पे होंगे। 50 कैंडिडेट ज़्यादा सिर्फ जर्नल कैटेगरी में आएंगे, वो और भी कई इसमें टूल्स टेक्निक होते हैं लेकिन थोड़ा इजीली उतना टेक्निकल आप नहीं समझ पाओगे कि इसमें भी अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इस टाइप को अभी हम नहीं ले रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि 50 कैंडिडेट अगर एक्स्ट्रा कॉलिंग होती है तो आप ये देखो कि जो फाइनल सिलेक्शन होता है कट ऑफ के आसपास कितने कैंडिडेट होंगे। तो मिनिमम मैक्सिमम वन क्वेश्चन पे 25 कैंडिडेट हम लेकर के चल सकते हैं, यानी 2 क्वेश्चन कम से कम रिड्यूस होना ये तय है। और इस बेस पर भी इसके मार्क्स को 67 तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इससे ज्यादा मेरिट ये नहीं जाएंगे। ये बात हुई, हम बस लास्ट ईयर के उस पॉइंट को लेकर के कर रहे हैं जिससे कि मेरिट बनी थी। अब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर स्टूडेंट ने कितनी कट ऑफ बताई है, यानी कि रिसेंट में करंट में कैसा रिस्पॉन्स रहा है। तो देखो रिस्पॉन्स इसमें काफी डिफरेंट रहा है। इसमें 65 से लेकर के 70 के बीच में काफी कम स्टूडेंट है। मतलब
कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट में जितनी सीटें हैं उसके कंपेयर में काफ़ी कम मेरे पास जो रिस्पॉन्स आया है ये 20 स्टूडेंट है और 70 प्लस में अभी 4 कैंडिडेट हैं जिनका मेरे पास मैसेज आया है, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू या फिर व्हाट्सएप पे या चाहे जैसे वो कैंडिडेट जुड़े हों। एंड 65 से नीचे अगर हम आते हैं तो देखो ऐसा नहीं कि 62 65 में भी कम है, लेकिन इससे बिलो अगर हम बात करें 65 से लेस देन तो इसमें 60 स्टूडेंट लगभग 62 63 के आसपास है, लेकिन हम 60 लेके चलते हैं कि इतने कैंडिडेट ने ये रिस्पांस दिया है कि इतने जो है मेरे मार्क्स हैं उस बेस पर। यानी अभी भी हम बात करें तो इस मेरिट से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। मेरा मानना है कि ये मेरिट और कम आ सकती है, लेकिन अगर आपके मार्क्स 67 या इससे ज़्यादा है तो फिर आप वेट बिल्कुल मत करें, क्योंकि आप अपने प्रिपरेशन में बिल्कुल लग जाए और एक बेहतरीन जो ये चांस मिला है ये चांस आप ना जाने दें। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है कट ऑफ को लेकर के, और कुछ और जैसे जैसे डेटा इसमें आते हैं जरूर हम अपडेट करते रहेंगे। आफ्टर दैट हम सेकेंड पार्ट पे डिस्कस करते हैं जो कि इंटरव्यू स्ट्रेटजी को लेके है। इंटरव्यू स्ट्रेटजी में साइकोलॉजी मनोविज्ञान के जो छात्र हैं छात्राएं हैं जो भी कैंडिडेट हैं स्टूडेंट हैं उनसे एक क्वेश्चन लगभग कॉमन होता है। मतलब कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं गया है जिसमें किसी न किसी स्टूडेंट से वो क्वेश्चन ना पूछे गए हों। हो सकता है कि 2-3 से ही पूछे गए हों उस पर्टिकुलर डे पे, लेकिन ये कंफर्म है कि किसी न किसी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वो ये है कि एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि आप बताओ कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, ये आप बताओ। यानी कि हम इसे रख सकते हैं इंटरव्यूअर माइंड, उसके माइंड में क्या चल रहा है। अभी आप इतना गेस कर पाना शायद आप कुछ अंदाजा लगा के बताओ, लेकिन ऐसे प्रश्नों का बेसिकली आप मन तो सब्जेक्ट पढ़े हो मनोविज्ञान का, लेकिन कितना चल रहा होगा आप उसके बारे में एक आइडिया लगा सकते हैं। एग्जैक्ट मन में क्या है वो तो नहीं आप करेंगे, लेकिन इसके आंसर देने के तरीके क्या होते हैं वो आपको बेसिकली सीखना, और वो सीख के आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं अपने एग्जाम में कि इस पर क्या मुझे आंसर देना चाहिए। या एक क्वेश्चन करंट से आपके साथ भी जुड़ सकता है इसी सब्जेक्ट को लेकर के। जैसे अभी इंडिया में एक पूरे वर्ल्ड का बल्कि नॉट ओनली इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स आया है, और इस हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की जो सिचुएशन है वो काफी पुअर है, बहुत ज्यादा पुअर है। लास्ट से आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तब जाकर के इंडिया की पोजीशन आएगी। तो क्या इतने सारे इंडियन अनहैप्पी हैं, और इनके अनहैप्पी अगर हम मान लेते हैं है भी, तो क्या सब कुछ मन से है या कोई और रीजन है? आपका मनोविज्ञान क्या कहता है? क्यों सारे इंडियन अनहैप्पी है? मतलब इस तरह से लॉजिक को रखा जा सकता है जिसमें एक तरह से बाउंसर होता है आपके लिए कि आप ऐसे बाउंसर को कैसे डील करते हैं। या ये देखो, ये जो नॉन एक्सपर्ट पर्सन होंगे ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन वो लेंगे। एक्सपर्ट जब भी आएंगे तो वो आपके सिलेबस और अप्रोच दोनों को वो एक साथ चेक करते हैं। जैसे विच इज मोर इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, इमोशन और साइकोलॉजी। अब देखो, ये आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको वो लॉजिक पहले सोच के जाना है कि अगर मैंने इसे बेस्ट कहा तो इस रीजन पे ये बेस्ट है, और इसे कहा तो इस रीजन पे। जैसे मान लीजिए कि आपने
साइकोलॉजी को यहाँ पर ग्रेट कहा, तो क्यों ये ग्रेट है कंपेयर टू इमोशन, आपको वो लॉजिक पता होना चाहिए। और दूसरी बात कि इमोशन ऐसा नहीं कि इसको डिलीट करके साइड में फेंक दे और फिर साइकोलॉजी हमारा हेड पे रहे। एक बैलेंस बनाना है जिसमें इमोशन का भी रिस्पेक्ट रह जाए और साइकोलॉजी के सारे लॉजिक आप पॉइंट वाइज दे सकें। यहाँ आपके सिलेबस के साथ ये पॉइंट कंसीडर होता है। नेक्स्ट थोड़ा सा और डीप जाना होगा तो वो थॉट थ्योरी इन सब को लेकर के क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि फ्रेडियन ने पर्सनालिटी पे एक व्यू दिया था कि पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए। तो क्या फ्रेडियन के जो पर्सनालिटी पे व्यू हैं वो पर्सनालिटी आप करेक्ट मानते हो या नहीं मानते हो, इन योर ओपिनियन? करेक्ट है या नहीं है इन योर ओपिनियन? अब ऐसे में एक तो पूरी गहराई के साथ फ्रेडियन पर्सनालिटी का जो इन्होंने थॉट दिया है, जो कॉन्सेप्ट दिया है कि ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, वो एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आप तुरंत पकड़े जाओगे कि हाँ इसमें नहीं। वैसे आपने रिटन क्लियर किया है तो फिर लगभग ठीक से आप इसको पढ़े भी होंगे और इसके जितने सब पार्ट है वो भी आपने देखा होगा, कंपेयर भी किया होगा कि इसके क्या क्या अदर कंपेयर हो सकते हैं। एंड एक और क्वेश्चन हम ले सकते हैं जो कि सब्जेक्ट को लेकर के ऐड हो सकता है, जैसे कि जेम्स ने इमोशन की थ्योरी दिया था, जेम्स इमोशन थ्योरी। जेम्स इमोशन थ्योरी आज के जीवन में कितना प्रासंगिक है, यानी कि आज के पर्टिकुलर टुडे व्हाट आर द यूज ऑफ जेम्स इमोशन थ्योरी। तो आज के जीवन में क्या इसका इस्तेमाल है, इसमें भी जेम्स के इमोशन थ्योरी को अच्छे से आपको आना चाहिए और अप्लाइड आना चाहिए। और अभी मैं ओवरऑल एक क्रक्स बताऊंगा कि इसमें क्या कहां पर ज्यादा प्रॉब्लम आती है। नंबर 6 एक आखिरी पॉइंट और हम ले लेते हैं जिससे कि हम इस पॉइंट को थोड़ा सा और अच्छे से कंसीडर कर सके। जैसे कि आप मोटिवेशन को भी अच्छे से क्लियर किए होंगे क्योंकि ये भी ऑलरेडी आपके सिलेबस में है और आप अच्छे से स्टडी करके गए होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही। लेकिन इसमें आपसे कुछ बाउंसर के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं कि मोटिवेशन में क्या ज्यादा ठीक रहता है, एक मॉनेटरी रिवॉर्ड या नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड, क्या ठीक रहता है? अब देखो यहां ये नहीं पूछ रहा है इन योर व्यू, लेकिन बताना आपको अपने व्यू में ही कि विच रिवॉर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किसके लिए। तो ये देखो डिफरेंट वे में इसका इस्तेमाल हो सकता है, पर्सन के लिए, एम्प्लॉय के लिए या एटीसी, इस तरह का कई सेक्टर हो सकते हैं। बेसिकली दिक्कत क्या है पूरे, अगर हम ओवरऑल इंटरव्यू की बात करें, कि आपसे जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 60% आता रहेगा और चांस इसका पूरा है कि 30% से ज्यादा आपको नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे क्वेश्चनों की गैदरिंग होती है जिसमें आप फंसें तो वो फंसना बिल्कुल तय है। अब आप नहीं बताए तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा उसमें आपने अपराध कर दिया और आपको फेल करना ही जरूरी है, नहीं, आपका 60% से ज्यादा बताना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि जो क्वेश्चन ना आए उसका आंसर कैसे देना है, ये भी, सिर्फ ये नहीं कि नो सर, सॉरी सर, बस इतना नहीं, इसके अलावा भी कुछ उसमें स्ट्रेटजी टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप आंसर दे तो वो बैलेंस लगता है। दूसरी बात कि जो इस इंटरव्यू में आप देख रहे हैं कि ये मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान कैसे काम करता है, आप अपनी लाइफ में सोचना कि जब पहली बार किसी स्टेज पे गए हो और पहली बार आप कोई पोयम या कविता या कुछ भी सुनाए हो या कोई लेक्चर दिए हो, आप वो दिन याद करो कितनी घबराहट थी और आपके हाथ पैर जुबान इन सब की स्पीड बढ़ गई थी।
आप सोच रहे हैं कि अब तो हम बड़े हो गए हैं और अब तो असिस्टेंट प्रोफेसर होने जा रहे हैं, अब तो ऐसा नहीं होगा। या हमने टीचिंग किया है, हमने लोगों को डील किया है इस लेवल पे, ऐसे इन सभी को लेकर के। लेकिन आप थोड़ा सा सिचुएशन को समझना। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका इंटरव्यू का डेट साइकोलॉजी सब्जेक्ट का 15 फेब है, तो आपके माइंड में 5 फेब से ही इसका फोबिया काम करने लगता है, यानी साइकोलॉजी काम करने लगेगी। 6, 7, 8, 10 आते आते ये फोबिया और बढ़ जाता है, और 14 फेब को ये हालत और गंभीर हो जाती है कि वो क्या पूछते हैं। रात में नींद लेट से आएगी, नींद में भी हो सकता है क्वेश्चन चले कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप रिहर्सल करते रहें। यानी ये सब कुछ मिला करके घबराहट, अगर हम वर्ड दें तो ज्यादा ठीक है कि ये घबराहट बढ़ती जाती है, और आपके पास इतना लॉट ऑफ नॉलेज है कि आप उनके आंसर को बड़े आराम से दे सकते थे, क्योंकि आप रिटन में इतने बेस्ट मार्क्स लाए हो। लेकिन ये घबराहट, आप जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपका नॉलेज ब्लॉक हो जाता है और आप तेज बोलने लगते हैं या चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते, थोड़ा सा फियर आपके अंदर आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जरूरी यह है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट रहेगा। आप किसी के सामने खड़े होकर के उनसे कहें, प्रश्न पूछें, वो आपका जवाब दें। कुछ ज्यादा लोगों के सामने अगर कर पाए तो ज्यादा बेहतर है। मिरर के सामने ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें, जिससे कि ये घबराहट रिड्यूस होते जाए। और कई बार जब आप कर लेंगे तो ये कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है कि अब बस जितनी नॉलेज है आपके पास उससे ये इंटरव्यू क्लियर किया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा मनोविज्ञान ही है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, और कुछ और इस पे डिटेल मिलता है तो जल्दी आपके साथ बात होगी। बस एक छोटी इंफॉर्मेशन और, कि इंटरव्यू प्रोग्राम ये ऑलरेडी मैक्सिमम बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं मेरे साथ, रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और आप इसी वीडियो के आखिरी में नंबर है, अगर आप उस पर जुड़ना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और उसके थ्रू आप मेरे से जुड़ सकते हैं। सो ड्यू टू टाइम आज के इस डिस्कशन को यहीं फिनिश करते हैं, एंड थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।